इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सही बात है, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, ओके। इट ऑक्यूपाइज द पाइवटल पोजीशन इन द इकोनॉमी, मतलब सेंट्रल पोजीशन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन अमंग द बैंक्स। एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, बैंकों में इसके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग ग्रोथ ऑफ कंपनी। कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आता है ये हमने बताया था, दो तरह से, क्वालिटेटिव मेजर्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब SLR, CRR, क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी जाएगी लोन्स की, कितना मनी सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, क्वांटिटी बता रहा है वो। कैसे क्वांटिटी बता रहा है, मान लो कि उसने बोले CRR 4% होगा, SLR 20% होगा, तो 24% तो रिजर्व हो गया, बचा कितना 76%, तो कितना सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, 76%। ओके, तो वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ लोन टू बी डिस्बर्स्ड अमंग द होल ऑफ द इकोनॉमी इन डिफरेंट, ठीक है। तो ये क्या था, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और क्वालिटेटिव मेजर्स मतलब क्वालिटी ऑफ लोन। क्वालिटी ऑफ लोन कैसे होती है मैम, लोन तो लोन होता है, नहीं, सेक्टर वाइज, कौन से सेक्टर में है ना, कितना जाएगा, उसके लिए मार्जिन मनी कितना रखना है, तो समझ आ रहा है। क्वालिटी ऑफ लोन मतलब सेक्टर्स के हिसाब से लोन का डिस्बर्समेंट होगा, दैट इज द क्वालिटेटिव मेजर्स। समझ आया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, ओके। तो उसके थ्रू क्या करते हैं, रिस्पांसिबल मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बेटा, अनन्या ना, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड टू द कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट का फ्रेंड नहीं, फ्रेंड, philosopher and guide to the commercial banks, okay, and advisor to government, protect market from government securities। उसके बाद keep inflationary trend under check, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट, वही ना, मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। क्या होता है ना, क्लास में पढ़ाओ जितना याद है, तो कई बार हम लोग खुद बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी, इकलौती अथॉरिटी है जिसको करेंसी इशू करने की पावर है। क्या SBI कर सकता है, क्या पंजाब नेशनल बैंक कर सकता है, क्या LIC कर सकता है, नहीं, सिर्फ RBI है जो करेंसी इशू कर सकता है। लेकिन कॉइन्स और 1 रुपी नोट है ना, कॉइन्स मतलब 1 रुपी कॉइन या फिर सब्सिडरी कॉइन्स। सब्सिडरी कॉइन्स क्या होता है, पहले चलते थे 10 के सिक्के, 20 पैसे, 10 पैसे मतलब पाइस, ओके, 10 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के, पहले चलते थे 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, समझ रहा है। तो वो सब्सिडरी कॉइन्स कहलाते हैं, राइट, ओके। तो वो सब कौन इशू करता है, वो RBI इशू नहीं करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है। तो सॉल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ द करेंसी अदर देन 1 rupee coins and notes and subsidiary coins which are issued by Ministry of Finance, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक तो यही है RBI। सेल्स ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स मतलब वही सिक्योरिटी, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वैसे टी बिल्स कुछ होता है, आगे बता देंगे, आ जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट में जो छोड़ रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, ये एक जगह कवर करूंगी, ठीक है। मेक्स एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को एडवांस देना है, पैसा चाहिए है तो कौन देगा, RBI देगा। रीपेबल विद इन 90 डेज, वो ऐसे वाले देते हैं कि 90 डेज के अंदर मुझे वापस रीपे करना है, समझ में आ रहा है। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, भैया देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, जो भी साइकिल है ना, तो उसके हिसाब से वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि क्या क्या मेजर्स ले सकते हो आप अपनी इकोनॉमी के बूस्टअप के लिए, ग्रोथ के लिए, टू ओवरकम द सिचुएशन, ठीक है। तो RBI उनको क्या करता है, एडवाइस करता है। बैंकर्स बैंक बोलते हैं इसको। कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स वगैरह कहाँ, डॉलर पाउंड रिजर्व्स वगैरह कहाँ रखे जाते हैं, RBI में रखे जाते हैं, ठीक है। हमको चाहिए, मुझे जाना है, हमको यूके जाना है, हमको पाउंड दे दो, तो RBI से इशू करवाने पड़ते हैं, ठीक है। उनको इतना रुपीज में पेमेंट कर दो, आपको डॉलर या पाउंड में पेमेंट कर देंगे, ऐसा। तो फंड्स ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, फंड ट्रांसफर करना है दूसरी कंट्रीज को, जैसे अगर हमने इंपोर्ट किया है, पेमेंट करना है। राफेल जो खरीदे थे, मान लो लड़ाकू विमान वगैरह जो थे, अब पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है पेमेंट, RBI के थ्रू, RBI करेगा खुद, ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म और फंड ट्रांसफर करना है, मान लो कोई प्रोजेक्ट की ली है, ठीक है, तो वो RBI के थ्रू फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, ओके। उसके बाद करेंसी पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेटाइजेशन एंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये नया है तो हर जगह नहीं दिखेगा आपको, मोनेटाइजेशन ही दिखेगा नॉर्मली, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन बहुत कभी कभार होता है सालों में ऐसा। क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी दो तरह की होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मैंने बताया कि वो
कितना मनी सर्कुलेट होना है थ्रू आउट द इकोनॉमी, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। उसमें सीआरआर होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये क्या होता है? ये आरबीआई बोलता है कि देखो तुम्हारे पास 100 रुपीज आए, तुम पूरे 100 के 100 खर्च कर दोगे, 4 रुपए मेरे पास रखो तुम, ठीक है, मुसीबत में तुमको काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो बोलते कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, 4 रुपए मेरे पास रखे, 20 रुपए तुम अपने पास भी रखो, ये तुम किसी को लोन मत दे देना। समझ रहा? पता चला फिर ग्राहक आए, टाइम मतलब डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दो तरह की लायबिलिटीज होती है बैंक की, सबको पता होगा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। तो डिमांड लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो डिमांड करने पे पे किया जाता है, लाइक हमारे जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो क्या है? डिमांड लायबिलिटीज है। पर हमने जो एफडीज कर दी हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मैच्योर होंगी, तो ही हम वो पैसा ले सकते हैं। दो ज्यादा टाइम लायबिलिटीज, ओके। तो बैंक की दो तरह की लायबिलिटीज, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। वो लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए आप अपने पास 20% लिक्विड में या कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड इजीली, मतलब गोल्ड में रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो, बॉन्ड में रख लो, मतलब इजीली दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, खत्म हो गया, कल आना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कस्टमर्स को, राइट? क्योंकि वो तो आरबीआई पे भरोसा करके बैठे ना कि आरबीआई के अंडर है ये बैंक, तो धोखा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? हमारा नाम खराब होगा। आर यू गेटिंग? तो वो उनपे लगाम लगा के रखते हैं कि ये 20 रुपए कहीं सर्कुलेट नहीं करना। समझ में आया? और ये भी एक रीजन है कि सर्कुलेट नहीं करना, इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, ठीक है। तो मैं इतना अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, क्वालिटी मुझे इतनी ही चाहिए मनी की सर्कुलेशन, ठीक है, तो आप उतना क्या करते हो? SLR CRR के थ्रू मेंटेन करवाते हो बैंकों से। कौन करवाता है? ये आरबीआई। उसके अलावा SLR CRR समझ में आ गया। उसके बाद रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो मतलब क्या? रिपोजिशन मतलब कि रेपो मतलब कि वो लोन जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लेते हैं इन केस ऑफ नीड। समझ आ रहा है? मेरे पास पैसे की शॉर्टेज हो गई है, मुझे मतलब पेमेंट करना है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को मीट आउट नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? आरबीआई के पास जाऊंगा इन केस ऑफ नीड। तो आरबीआई कैसे दे देगा? नहीं ना, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। जिस रेट पे जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग करता है, वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो, इसको उल्टा, कमर्शियल बैंक्स क्या आरबीआई बस डिपॉजिट करते हैं अपना मनी, लोन नहीं देते हैं। पापा को अपन लोन नहीं देते हैं, है ना? बोलते पापा हमारे पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मैं खर्च कर दूंगा, रख लो यार, है कि नहीं? अगली बार बोलूंगा 11 दिए थे, ऐसा तो होता ही है कि नहीं? है ना? 11 नहीं नहीं 10 थोड़ी दिए थे, 11,000 रुपए दिए थे, 1,000 तो जोड़ दो यार पापा, क्या करते हैं, राइट? ओके, हम 10 के साथ तो बहुत होते हैं, ओके। तो ये क्या? ये रिवर्स रेपो है, ठीक है। मतलब आरबीआई बैंकों को दे रहे तो रेपो रेट पे देता है, लेकिन आरबीआई बैंकों को फिर क्या देता है? इंटरेस्ट भी देगा। किस पे इंटरेस्ट लेता है? वो रेपो वाला हो गया, रेपो रेट। और इंटरेस्ट देगा, उनका डिपॉजिट लिया है ना, तो उनको इंटरेस्ट कमाने का मौका दे रहा है, तो वो रिवर्स रेपो हो गया। तो वो क्या एक्चुअली में वो कमर्शियल बैंक्स की ही रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। कमर्शियल बैंक के पास पैसा खाली पड़ा है कि नहीं? और वो दे भी नहीं सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है आरबीआई ने। अब हम लोग क्या करें इस पैसे का, है ना? ये तो हम लोग कमाएंगे नहीं, इंटरेस्ट के थ्रू तो हमारी अर्निंग होती है, कमाएंगे इस पैसे को रख के क्या करेंगे हम लोग? तो क्या करते हैं? आरबीआई बोलता है तुम मेरे पास जमा कर दो, मैं तुम्हें प्रॉपर इंटरेस्ट दे दूंगा, वो तो आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आरबीआई के पास रखवा देते हैं, ठीक है। दैट इज रिवर्स रेपो रेट, ओके। सीआरआर, रेपो, SLR, रिवर्स रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट मतलब अदर देन कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, ठीक है। उस पे भी आरबीआई का कुछ कंट्रोल होता है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है, ओपन मार्केट के थ्रू सेल कर रहे हो आप, ठीक है। मॉनेटरी सप्लाई अगर रेगुलेट करनी है, कम करना है या बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सस्ते में निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है आपको? तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी ऑफ क्रेडिट, क्वालिटी ऑफ मनी, मतलब कितना किस सेक्टर को जाएगा, कैसे जाएगा, उस पर भी कंट्रोल करना है। मान लो कि मैं बैंक चाहते कि भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं चाहते, या अब इस इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में इससे ज्यादा लोन डिस्पर्स ना हो, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, हर कोई देखो स्टील इंडस्ट्री खोल के बैठ गया, सपोज, है ना? ऐसा मैं रियलिटी नहीं बता रही हूँ, जस्ट एग्जांपल, ओके। तो क्या करेगा वो? स्टील इंडस्ट्री को आपको 5% ही डिस्पर्स करोगे, या 4% ही लोन, कमर्शियल बैंक का 4% अपना टोटल डिमांड टाइप जो भी इसका डिपॉजिट है टोटल, उसमें से 4% स्टील इंडस्ट्री को दे सकते हो भैया। अब उसने क्या लगा दिया? एक सीलिंग लगा दी, लेकिन उससे ज्यादा दे नहीं सकते स्टील इंडस्ट्री, उससे ज्यादा स्टील इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं होंगे। तो मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये वाला सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं हो। आर यू गेटिंग? अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स। अब गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर खूब ग्रो हो, एजुकेशनल सेक्टर खूब ग्रो हो, लेकिन एजुकेशन लोन तो 25% हर बैंक एजुकेशन लोन दे सकता है। समझ आ रहा है? अलग अलग सेक्टर के हिसाब से कैप लगा दी उन्होंने, ठीक है। आप एग्रीकल्चर लोन दीजिए 25%, आप 25% एजुकेशनल लोन दीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने मतलब रियल इस्टेट में कम दीजिए, है कि नहीं? उससे क्या होता है? हमारे नेचर को नुकसान होता है, डिफोरेस्टेशन होता है वगैरह वगैरह, तो जंगल काट के वहां पे बिल्डिंग बनाई जा रही है, राइट? ओके, तो नहीं, तो रियल इस्टेट को कम जाए, 5% ही जाए। अब क्या होता है ना, बैंकों को पता है कि भैया 5% यहाँ देंगे
है ना, लेकिन एजुकेशन लोन अगर हम देंगे तो वहां पे इंटरेस्ट कम रहता है। आरबीआई ने जैसे बोला कि एजुकेशन लोन दोगे तो इस रेट पे देना, तो हमें आ रहा है ना, तो उसी रेट पे देंगे, अपना मनमर्जी का वो रेट तो नहीं लगा सकते। आर यू गेटिंग? तो क्या कर रहा है ये कर रहा है कि इस सेक्टर में ज्यादा जाए लोन, उस सेक्टर में कम जाए लोन। अगर बैंक मान लो कि बोलेंगे नहीं नहीं हम तो देंगे रियल एस्टेट में, इस पे ना 10% हमको इंटरेस्ट मिलता है ना, या फिर हम देंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसमें हमको 15% लोन मिलता, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता, कमा लेते हैं हम लोग उससे अच्छा। एजुकेशन लोन पे क्या हम लोग को बोला 6% पे एजुकेशन लोन दो, एग्रीकल्चर लोन पे क्या इसमें बोलते 4% पे एग्रीकल्चर लोन दो, उसमें तो कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही। करोगे क्या? बैंक ने तो, आरबीआई ने तो बोल दिया है ना कि आप 5% ही दे सकते हो, बाकी का अमाउंट का क्या करोगे, रखे रखोगे क्या, उससे 6% ही कमा लो, देना ही पड़ेगा ना उनको जग मार के। आर यू गेटिंग? तो वो क्या कर रहे हैं, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट का हिसाब से मॉनेटरी डिस्बर्समेंट, क्रेडिट डिस्बर्समेंट क्या एक कैप लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहाँ गया ये, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। इसमें जो क्वालिटेटिव में लिखा है क्रेडिट रेशनिंग, ओके। इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने बताया एग्जांपल अभी, हर सेक्टर के हिसाब से जो कैप लगा दी, दैट इज क्रेडिट रेशनिंग, ओके ठीक है। अब दूसरा वाला जो एग्जांपल है क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि मान लो कि आपको 1 लाख का लोन चाहिए, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, राइट, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। चलो मेरे पास गोल्ड था 1 लाख का मैंने बैंक के पास वो जमा करा दिया सिक्योरिटी के तौर पे, राइट, ओके। तब इन्होंने बोला कि देखो जितने का आपको आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया और जितने का आपको लोन दिया जाएगा, क्या 1 लाख का मैंने गोल्ड डिपॉजिट किया तो मुझे 1 लाख लोन दे देंगे क्या? वो उसमें से कुछ मार्जिन काट लेते हैं, वो बोलते हैं कि 20% मार्जिन काटना पड़ेगा क्योंकि हमारे रूल्स है, आरबीआई ने डिसाइड किए। आर यू गेटिंग? कौन से सेक्टर को जा रहा है उसके हिसाब से आपकी मार्जिन मनी 20% कट जाएगी। तो आपको 1 लाख के जो वैल्यू तो गोल्ड था उसके एक्सचेंज में हम आपको 80,000 का लोन देंगे, मतलब वहां भी कंट्रोल कर दिया, मार्जिन मनी के थ्रू कंट्रोल कर दिया, समझ आ रहा है। अब अलग अलग सेक्टर में उन्होंने मार्जिन, बोले एग्रीकल्चर लोन के लिए आता है कोई, अगर वहां पे कोई 1 लाख की सिक्योरिटी देता है तो उनका मार्जिन मनी 10% ही रखो, है ना, खेती वेती करते बेचारे, है क्या नहीं। तो हम तो चाहते हैं वैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, दैट इज द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। आ रही चीजें समझ में? तो ये क्वालिटी ऑफ ईच सेक्टर, क्वालिटी ऑफ लोन, दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ईच सेक्टर थ्रू क्वालिटी ऑफ लोन। तो हमारे कैप लगा दिए हैं उन्होंने मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट। मोरल सुजन क्या होता है? सुजन मतलब होता है परसुएड करना, मतलब किसी को गाइड करना, आप किसी को समझा रहे हो, लाइक ये कोई इसके नॉर्मल नॉर्म्स में नहीं आते आरबीआई कि हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन आरबीआई ने बैठा देखा कि मार्केट में ऐसा हो रहा है, कोई पर्टिकुलर बैंक है वो गलत उसको मतलब सेक्टर में दे रहा है, उसको समझा रहे हैं, मतलब मॉरली, ठीक है, उसको कि भैया आप इस सेक्टर में ऐसे मत दीजिए, उसके कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन वो किसी को भी गाइड कर सकता है, किसी को बोल सकता है कोई भी बैंक को उठा के ये तुम गलत कर रहे हो, यहाँ सेक्टर में मत दो, यहाँ पे ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, या फिर इस पे ज्यादा, ठीक है आप हमारी नॉर्म्स को फॉलो करते भी दे रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और कम दो, मानना पड़ेगा। आरबीआई ने बोल रहा है, पापा ने बोला है कि नहीं? जैसे पापा ने बोला था कि दोनों भाइयों को, भाई बहन को कि 10 बजे तक आ रहा, ठीक है, बहन 11 बजे तक आई तो भी चलेगा, है कि नहीं, और भाई 10 बजे भी आ रहा तो क्या बोली, नहीं नहीं तू और जल्दी आया तू बहुत ही नालायक है कि नहीं? तो पापा बोल सकते हैं ना, पापा पापा आपने तो 10 बजे का बोला था, हाँ ठीक है अब मैं बोल रहा हूँ कि 9 बजे समझ में आ गया? तो ये क्या मोरल सुजन, ओके ठीक है, समझ में आया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है समझ में आया। तो फिर हम आरबीआई क्यों नहीं कर सकते, बाकी बैंक तो दे रहे हैं, हमें क्यों बोलने आए हो आप? तो मेरा मन कर रहा है तुम्हें बोलने का, ठीक है, मतलब कुछ रीजन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लॉजिकल डिस्कशन होता है, जोक्स अपार्ट, राइट, ओके। तो ऐसे ये मॉरल सुजन होता है, ठीक है, मॉरली उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई समझ में आया? चलो 4 डेट सेव कर ली बिल्कुल, कब कब क्या क्या हुआ था। पहले कोलकाता में था उसका हेड ऑफिस, उसके बाद मुंबई में शिफ्ट हुआ था, कब 19 ना 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 1930 49 में तो नेशनलाइज हुआ है बाबा, 30, ठीक है। तो 1934 में क्या हुआ था, एक्ट आया था, 1935 में क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ आगे, उसके बाद रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हुआ, और 1949 में क्या हो गया, नेशनलाइज हो गया, पहले प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाओ सेबी पे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? आवाज नहीं आई? हेलो हेलो कृतिक, अनन्या का तो नेटवर्क ही चला जाता है बेचारा, बाहर ही हो जाता है। हम्म हम्म
अभी कहाँ, पहले वो कर लिया था मैंने। चलो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, चलो मैं भी क्या करता है देखते हैं, है ना। इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब इस्टेब्लिश हुआ? 12 अप्रैल 1988। ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं था बेटा। गवर्नमेंट भी रहती है, नॉन गवर्नमेंट भी रहती है, प्राइवेट भी लिस्टेड है। प्राइवेट भी तो बहुत सारी है ना, रिलायंस इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है वो, लिस्टेड है ना। ठीक है, उस पे भी मैं आऊंगी लास्ट में, थोड़ा सा बता दूंगी एक आधी कंपनी का उठा के। मतलब मैं थोड़ा बहुत उसमें करवाऊंगी, ऐसा नहीं छोड़ूंगी उन लोग को, चिंता ना करो। ओके, established by government of India on 12 April 1988. ठीक है, given statutory powers in 1992 by SEBI Act 1992। ये यहाँ पे पहला जो है इंस्टीट्यूशन है जहां पे एक्ट बाद में आया, बता रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, समझो, इसका एक्ट 1992 में आया, उसने पावर दी इसको, और इस्टेब्लिश हो गया था कब? 12 अप्रैल 1988। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। पहले एक्ट बनेगा ना बाबा, एक्ट मतलब इसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, इसके लिए ये काम होंगे, ऐसे से इस्टेब्लिश होगा। लिखना मत कुछ अभी कुछ मत लिखना, आगे भी बात होगी इस पे, ठीक है। तो बात ये है कि इससे पहले एक्ट बना था, उसके हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ, फिर दोबारा एक्ट बनाया गया, चेंजेस किए गए कि नहीं नहीं नहीं, हमारे जो मुद्दे हैं इसमें पूरे कवर नहीं हो रहे, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये चीजें रह गई हैं, हम नया एक्ट बनाएंगे। समझ में आया? आगे चलते हैं, है ना। अभी कुछ मत लिखना, है ना, जब लिखना को बता दूं, ठीक है। सेबी एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1992। यही बताया ना, स्टैट्यूटरी पावर्स दी, एक्ट आया तो एक्ट ने स्टैट्यूटरी पावर्स दी 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा, ठीक है। 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट आया था, ठीक है। उससे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू CCI वाज रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 88, तो इस पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल था? CCI। ये क्या, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज ने इसको पूरी पावर्स दी थी, अब नहीं है वो, राइट। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से CCI, ठीक है। अब लिख लो, है ना, साइड में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, साइड में लिख लो कि अभी जो CCI चल रहा है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, और अगर सेबी से रिलेटेड आता है तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज है, ठीक है। अभी नहीं है, पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, जिसके तहत सेबी रजिस्टर हुआ था, काम कर रहा था। अब CCI का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाना, इसका नहीं पूछेंगे, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पूछेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में हमको एक और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो 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 देखो, पहले CCI बना, CCI कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है। मतलब ये जो एक्ट था, इसके तहत सेबी आया 1988 में, तो इससे पहले ही बना होगा ये एक्ट, तभी तो इसके हिसाब से सेबी आया। अब इन्होंने कहा ये जो सेबी काम कर रहा है, ये जो एक्ट है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, है कि नहीं, दूसरा एक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब हम इसको चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे, इतना सारा अमेंडमेंट चेंज, बच्चे तो अमेंडमेंट ही पढ़ते रहे, हम ही लोग पढ़ते रहेंगे, उलझ जाएंगे, नया एक्ट ही बना देते हैं। तो क्या एक्ट बनाया उन्होंने? सेबी एक्ट आया फिर, ठीक है। तो अब ये CCI एक्ट नहीं है, बता रहे कि पहले इसके हिसाब से बना था ये सेबी, अब जो CCI वो क्या है, मतलब फुल फॉर्म में कंफ्यूज मत हो ना, ये बता रही हूँ, यहाँ पे उस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई लेना देना है नहीं। आर यू गेटिंग? समझ गए बात? ओके। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वाज रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेबी आया उससे पहले से एग्जिस्ट करता था, ये क्या, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज विच ड्राइवन अथॉरिटीज फ्रॉम द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट। एक और आ गया, मतलब ये
कैपिटल इश्यूज एक्ट कौन सा ईयर है? 1947। ये एक्ट था, ठीक है, एक मिनट, मैंने इसको एक्ट लिख दिया, सॉरी। ये एक्ट था, इसके तहत ये कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया चलता था, ठीक है, कैपिटल कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है, सीसीआई चलता था। इस एक्ट के तहत ये चलता था, उसके बाद सेबी एक्ट बनाया गया, उसके तहत ये चलता है। अब आया समझ में? कोई भी रेगुलेटरी बॉडी आती है, उससे पहले उसका एक्ट बनता है। तो सीसीआई आया, उससे पहले उसका एक्ट था कोई, वो एक्ट क्या था? कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947। उसके तहत सीसीआई काम करता था, ठीक है। अब उन्होंने उसके हिसाब से ही सेबी बना लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें की जरूरत है, इसके हिसाब से नहीं चल पाएंगे, तो वो सेबी एक्ट लेके आए, फिर हमारा सेबी चला। ओके, सीसीआई भूल जाओ तुम लोग, फॉरगेट इट। क्या? बट वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर इज डिफरेंट, कंट्रोलर इज डिफरेंट। अगर लिखा है तो ठीक है ना, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? ओके, ठीक है, मेरे नोट्स में तो मैं यही पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। मेरे नोट्स पे ही नहीं, मतलब इनफैक्ट मॉड्यूल की नोट्स पे भी यही था, अभी चेंज कर दिया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा आया, है ना? यही चल रही थी अब तक कहानी, ठीक है। इसका लॉजिक समझ में आ गया कि पहले एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले पहले कैपिटल इश्यूज एक्ट था 1947, उसके तहत सीसीआई बना। फिर ये लोग सेबी परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन सेबी फॉर्म करने के बाद सेबी को मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी गई, उसके बाद उनको लगा कि एक और एक्ट होना चाहिए जो सेबी के लिए बनाओ प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि ऐसा पहला ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसका एक्ट बाद में आया। तो इसका लॉजिक तुम लोग को समझ में आ गया कि पहले जो एक्ट था उसके हिसाब से बना दिया, फिर उन्होंने इसके लिए अलग से एक्ट बनाया, इसलिए ये बाद में आया, ठीक है। समझ में आया? पीछे का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। हेड क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कहाँ कहाँ इसके हेड क्वार्टर्स हैं। तो इसका हेड ऑफिस तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, ओके, हेड ऑफिस। उसके अलावा 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं। नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस का है न्यू दिल्ली में, ईस्टर्न का है कोलकाता और साउदर्न चेन्नई और वेस्टर्न अहमदाबाद। इस पे एमसीक्यू आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे, देख लेना कौन से रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है। वो लोग डाल देंगे आरबीआई के रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, ये तो आरबीआई के है ही नहीं, पर आप लोग को लगेगा हाँ यही पड़े थे 4 रीजनल ऑफिस, यही है, राइट। तो ये सेबी के हैं, ओके, समझ में आया? तो ये सेबी के रीजनल ऑफिस हैं, और सेबी का रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई, बस मुंबई याद रखो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है। मैनेजमेंट, अब इसको कौन मैनेज करेगा, ठीक है। सेबी के अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा? चले ये सब मिटा दूं तो आप लोग को लगे कि भैया फ्रेश फ्रेश अपना सा है ना, अपना ही है ये ऐसा। चलो चलो, चलिए, मजेदार बात, मैनेज्ड बाय अ बोर्ड, ठीक है मैम। आरबीआई को भी एक बोर्ड मैनेज करता था, तो उस बोर्ड को कौन अपॉइंट करते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना ही पढ़ा था ना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सेबी के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप लोग। कहा एग्जाम में जाके क्या वो आरबीआई का था, सेबी का था? तो वहां पे तो बताया नहीं कि कौन 5 लोग होंगे, कौन 6 लोग हैं। उन्होंने बोला कि एक बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। आरबीआई को तो इतना ही बताया उन्होंने, ठीक है। वो 5 लोग 6 लोग जितने लोग हैं, कितने लोग हैं कमिटी में नहीं पता, कौन कौन कहाँ से आया होगा नहीं बताया उन्होंने, आरबीआई के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। लेकिन सेबी के बारे में बताया है, ठीक है। एज चेयरमैन, उसमें एक चेयरमैन होगा, ठीक है ना, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी चेयरमैन साहब को, ठीक है मैम। ये कौन होना चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे किसी को उठा के अपॉइंट कर लेगी, चल तू मुझे अच्छा लग रहा है चला जा, है कि नहीं, तू सेबी का चेयरमैन बन जा, नहीं। पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का ज्ञान होना चाहिए उसको, एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग, है ना, मतलब प्रॉपर क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, राइट, ओके। लॉ
फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। अच्छी खासी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बेटा क्वालिफिकेशंस? क्या बात है, सीए में तो सब आता है। क्यों? आप लोग जॉब करोगे, आगे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में चले गए, मान लो वहां पे वैकेंसी है, वहां पे अपॉइंट हो गए, तो you'll be having administrative powers, right? Okay, समझ में आ रहा है? एक चेयरमैन होगा, पर्सन, वो कौन होगा? पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में? एक सिक्योरिटी मार्केट में ज्ञान होना चाहिए, लॉ में ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, मतलब सी में सब है। ओके, दूसरा 2 मेंबर, ये तो चेयरमैन की बात होगी, उसके अलावा 2 मेंबर और होंगे, 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अपॉइंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नए बंदे को लेके आ रही ना, चल तुझे चेयरमैन बनाना है, यहाँ पे तो नॉमिनेट कर रही है। नॉमिनेट करना मतलब देखो, फ्रॉम अमंग्स ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसको नॉमिनेट कर रही है कि अब तुम कौन हो, सेबी के बोर्ड में हो। ठीक है, समझ आ रहा है? वो जो वहां पे जितने 5-8 जितने भी बंदे हैं, उनमें से तुम एक तुम हो। नॉमिनेट बस किया, अपॉइंट नहीं किया है। तो अपॉइंट नहीं कर रहे तो क्वालिफिकेशन क्या कुछ ये है दिया क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन? जैसे पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ऑफ स्टैंडिंग, एबिलिटी दिया यहाँ पे, फाइनेंस होना चाहिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, लॉ आना चाहिए, नहीं लिखा ना यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि वो तो नॉमिनेट कर रहे हैं, अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, राइट? ओके, nominated by central government from among the officials of Ministry of Central Government dealing with finance। अच्छा, वो Ministry of Central Government कहाँ से उठा के लाए उसको? ऐसे डिपार्टमेंट से, डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से उठा के लाएंगे उसको, क्योंकि वो उस मैटर से डील कर रहा होगा। वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, चल भाई तू अब सेबी के काम का है, ओके, तुझे बोर्ड में बैठा रहे सेबी बोर्ड में। ओके, एक पर्सन को अपॉइंट किया, चेयरमैन था वो, दूसरे को नॉमिनेट किया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे को नहीं, 2 मेंबर्स को उठा के लाएंगे वहां पे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, चल एक आरबीआई से उठा के लाते हैं, ठीक है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उठा के नहीं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उठा के लेके आए, अब एक आरबीआई से उठा के लेके आएंगे, चलो ठीक है। नॉमिनेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम अमंगस्ट ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई, भी आरबीआई से नॉमिनेट होगा तो मतलब ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई होगा। ओके, अब उसके अलावा 5 और लोगों को अपॉइंटमेंट करना है, 5 अदर मेंबर्स, उनमें से आउट ऑफ विच 3 मेंबर्स होल टाइम मेंबर होंगे, जो अलग से 5 और मेंबर अपॉइंट करने, उनमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट करेगी ना, तो कौन होने चाहिए? पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। बाकी 2 पार्ट टाइम हो सकते हैं, है ना? 3 क्या हो गए? फुल टाइम ना, होल टाइम मेंबर्स, बाकी 2 पार्ट टाइम हो सकते हैं। कितने हो गए टोटल? एक चेयरमैन साहब हो गए हमारे, ठीक है, फिर 2 मेंबर्स हो गए नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद एक आरबीआई से आएगा, कितने हो गए? ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। उसके अलावा 5 और अलग से अपॉइंटमेंट कर रहे, जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, तो 2 पार्ट टाइम हो गए। अच्छे से समझ में आया? पहले हमारे चेयरमैन साहब ये वाले, बाकी जो 2 हैं वो नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, मतलब ये नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। बाकी ये एक जो है ये कौन होगा? आरबीआई, है ना, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आरबीआई में पहले ही अपॉइंट करके आया होगा ना भैया, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखे तो आरबीआई ने रखा होगा, है कि नहीं? तुझे एक्सपीरियंस है, तुझे पहले से सब क्वालिफिकेशन है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या देखना, तो आरबीआई में काम करता है कि नहीं? आरबीआई के ऑफिशियल्स में से है तू, तो अपने आप से तो वो एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग सब है उस फील्ड्स में जो हमको चाहिए है, तो वहां से सिर्फ नॉमिनेट करना है, बाकी अपॉइंट करना होता है तो हम ये सब क्वालिफिकेशंस देखेंगे उसके। हाँ, मतलब इनसाइड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, ठीक है, आए समझ में? तो अपॉइंट कर रहे होते हैं तो हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आए समझ में? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाएगा बिल्कुल। फंक्शंस, किस तरह के फंक्शंस करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब कानून वाले काम, ध्यान दें बिल्कुल। लेजिस्लेटिव मतलब वो ड्राफ्ट रेगुलेशंस, लॉ बना रहा है, सेबी अपने लोग खुद बनाएगा ड्राफ्ट रेगुलेशंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन बोलते हैं इसको। कॉजी लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ड्राफ्ट रेगुलेशंस, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन वो खुद ड्राफ्ट करता है,
ठीक है, मतलब ये हमारे रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, हम इनके बेसिस पे काम करेंगे, इनका वायलेशन होगा तो ऐसा होगा, पनिशमेंट मिलेगी इसको तो इतनी मिलेगी, राइट? ओके, पहले वो कहाँ, कौन से बेंच पे जाएगा, उसकी हियरिंग कहाँ होगी, कौन किसकी सुनवाई करेगा, राइट? ओके, उसके बाद क्वाजी जुडिशियल मतलब पासिस रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स, जो हमारे कोर्ट वगैरह करते हैं ना, पुलिस स्टेशन वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं? पासिस रूलिंग, मतलब कोर्ट्स जो करते हैं, सॉरी, है ना, पासिस रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है? तो ये क्वाजी जुडिशियल फंक्शन पे करते हैं, मतलब अपने अंदर के निपटारे खुद करते हैं, राइट? सेबी में अगर कोई डिससेटिस्फाइड पार्टीज हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग है, ठीक है, तो उनकी रूलिंग पहले कौन करेगा? सेबी अपने आप ही निपटेगा पहले। ये नहीं कि पहले वो पुलिस स्टेशन जाएगी रिपोर्ट के लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनको वहीं आना पड़ेगा, हमारे पास पहले आना पड़ेगा, बाद में भले जा सकते हैं अगर हमसे सेटिस्फाइड नहीं है तो। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वाजी एग्जीक्यूटिव मतलब कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शंस, मतलब पुलिस का काम भी यही करते हैं, उनकी अलग पुलिस होती है सेबी की, राइट? पुलिस क्या करती है? कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शंस। समझ में आ रहा है? चल पकड़ के ले गए, स्टॉक मार्केट में घोटाला किया इसने, है ना, उसके लिए अलग पुलिस आती है। आर यू गेटिंग? तो इनकी तीन तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो क्वाजी लेजिस्लेटिव मतलब ड्राफ्ट रेगुलेशंस, क्वाजी जुडिशियरी मतलब जो जुडिशरी का काम वो भी लोग करते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद क्वाजी एग्जीक्यूटिव जो पुलिस वगैरह का काम होता है, उनकी अलग पुलिस हो, इनकी अलग, ये काम भी वो खुद ही करते हैं, राइट? ओके, तो ऑब्वियसली इनके अलग अलग वो क्या होंगे? डिपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ पे सब काम होते हैं, है कि नहीं? एक बिल्डिंग में तो नहीं, वहाँ पे दो पुलिस वाले बैठे हैं, यहाँ पे बीच में कोर्ट लगा लिया है, उस वाले कमरे में वहाँ पे क्या ड्राफ्ट हो रहे हैं रेगुलेशंस, ऐसा नहीं होता ना, राइट? ओके, तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेबी मतलब ऑर्डर अपनी खुद की क्या है, उसकी जुडिशरी है, तो वहां पे पासिंग रूलिंग ऑन ऑर्डर, कोई जो दो पार्टीज हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं में डिसएग्रीमेंट है कोई बात को लेके, वो वहां गए, सेबी के पास गए, है ना, उनकी जुडिशियल अथॉरिटी के पास गए, अब डिससेटिस्फाइड है वो, नहीं नहीं हमें आपका फैसला मान्य नहीं है, जैसे कि हाई कोर्ट में अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं तो बाकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, राइट? ऐसा है ना? तो पहले सेबी के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएगा वो? ट्राइब्यूनल में जाएगा। कौन से ट्राइब्यूनल में जाएगा? सेबी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, ओके, SAT बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? सेबी के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे फर्दर कहाँ जाएंगे? SAT सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेबी टू सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, सेट बोलते हैं इसको, ठीक है? वहां चले गए, अब वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो कहाँ जाओगे? फिर आगे ऊपर जाओ, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ, ओके? मतलब हाई कोर्ट का काम सेट ने कर दिया, हाई कोर्ट नहीं, अब तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, नहीं तो तुम बोलोगे मेरा इतना टाइम खा गए, अब भी हाई कोर्ट में पहले चले जाता मैं। आर यू गेटिंग? वो उन्होंने अलग से क्यों फॉर्म तैयार किए हैं कि वहां पे हर तरह के केसेस चलते हैं, मर्डर का भी वही चल रहा है, चोरी चकारी का वही चल रहा है, छेड़खानी का वही चल, सब वही चलते हैं, हम अपना अलग बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ शेयर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड जो भी है वो सब चलेंगे, राइट? ओके, तो आपका टाइम बचेगा, है कि नहीं, राइट? तो इस तरह के केसेस हम निपटाएंगे। अगर उसके बाद भी हमको हाई कोर्ट ही जाना तो पहले चले जाते, नहीं अब तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है? इतना टाइम यहाँ खोटा किया ना, अब तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, ओके? ऐसे वाला। तो 3 मेंबर्स, अच्छा सेट में कौन कौन होंगे? सेट मतलब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, मैम कौन वहां पे जजमेंट सुनाएगा, कैसे हम उस पर भरोसा करें, वहां पे कौन लोग बैठे हमें क्या पता, तो देखते। 3 मेंबर्स ट्राइब्यूनल होता है, 3 मेंबर होते हैं उसमें, सेट में 3 मेंबर्स होते हैं, कितने होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं, एंड इज हेडेड बाय, बताइए सेट के अभी कौन हेडेड बाय? मिस्टर जस्टिस JP देवधर, ठीक है, चेंज तो नहीं हुआ, ओके। ये कौन है? फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी हेड करता है 3 मेंबर्स की बेंच को, ही शुड बी द जज ऑफ, ही शुड बी फॉर्मर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, ओके? ठीक है, तो ऐसे ऐसे कोई बैठा दिया हमने, भैया जज रह चुके हैं ये कोई हाई कोर्ट के, ठीक है, वो बैठे, वो हियरिंग कर रहे हैं, आपको अच्छे अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, राइट? ओके, उसके बाद सेकंड अपील, दूसरी अपील कहाँ जाएगी? डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बात कर चुके हैं हम। पहली अपील कहाँ गई? सेबी में गई, सॉरी वहां गई, सेट में गई ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। मैं पहले तो सेबी में गई थी ना, वो अपील नहीं बोलते, अपील मतलब कि किसी के डिसीजन के खिलाफ आप फर्दर आगे जा रहे हो, वहां पे तो आप जजमेंट के लिए गए थे, सबसे पहले वही गए थे, राइट? उस किसी के कोई जुडिशरी के डिसीजन के खिलाफ अगर आप फर्दर आगे जाते हो तो उसको अपील बोलते हैं। तो पहली बार तो आप सेट में गए ना, दूसरी बार आप कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है? अब पावर्स ऑफ सेबी, क्या क्या पावर है सेबी के पास? तो भैया देखो, अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मेनली किसको रेगुलेट करता है ये सेबी? स्टॉक एक्सचेंजेस को तो करेगा, है ना, है कि नहीं? तो उसके बायलॉज, बायलॉज मतलब बायलॉज पढ़े होगे ना, सोसाइटी वगैरह पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत 11th 12th में? नहीं,
मतलब बायलॉज मतलब कि उनके जो एग्रीमेंट रहते हैं उसमें बायलॉज होते हैं, मतलब एग्रीमेंट ही कह लो, पार्टनरशिप में जैसे बनता है ना पार्टनरशिप डीड, समझ आ रहा है? तो उनके बायलॉज होते हैं उसके ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस के, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब आप ऐसे समझो उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बायलॉज है। तो अगर उनको लगेगा भी कोई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने उसके सही से बायलॉज नहीं बनाए उसने, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप अपने उसको अप्रूव नहीं करेंगे, है ना, ये चेंज करके लेके आओ, राइट। उसके बाद रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंजेस टू अमेंड देयर बायलॉज, वही बात होगी ना जो बताया, मतलब पसंद नहीं आया ये अमेंड करके लाओ, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न, मतलब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे कोई डाउट आया, कोई दिक्कत हुई तो क्या करेंगे, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है सेबी, और क्या कर सकता है, कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, उन पीरियोडिकल मतलब हर 6 महीने की रिटर्न मंगवा रहा है स्टॉक एक्सचेंज से, उसकी उसकी हरकतों पर मुझे शक है, राइट, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसकी पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगवा सकता है, 6 महीने में तुम अपनी रिटर्न या जमा करो, ओके, पीरियोडिकल रिटर्न, ओके। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक्स अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज मतलब यही ब्रोकर्स वगैरह, राइट, ओके, इंटरमीडिएरीज, ठीक है। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट, कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोल रहे हैं, कोई कंपनी है उसने लिस्टिंग नहीं करवाई है अपने शेयर्स की, तो उसको ये कंपलसरी कर दें कि भैया तुम्हारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब यू एज पर आवर रूल्स एंड रेगुलेशन यू शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आप लिस्टेड नहीं हो तो मैं आपके लिए कंपेल कर रहा हूँ